Hello everyone, guys. My name is Vinit Kankre and I am your con teacher at this wonderful channel MBA वाला by PW। तो दोस्तों आज का बहुत ही छोटा शॉर्ट वीडियो रहने वाला है लेकिन बहुत इंपैक्टफुल। तो यस, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो बेस्ट क्वालिटीज़ जो आपके अंदर होना ज़रूरी है अगर आप कैट जैसे एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो। तो जिन जिन चीज़ों की वजह से आप जूझ रहे हो, लड़ रहे हो, अगर इन क्वालिटीज़ को इनकलकेट कर दो अपने अंदर तो आप डेफिनेटली उन सारे प्रॉब्लम से, इशू से छुटकारा पा सकते हो। सो गाइज, लेट्स डिस्कस। बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट डिस्कस करते वो क्या क्वालिटीज़ है जो आपके अंदर होना ज़रूरी है। सबसे पहले गाइज, सस्टेन्ड मोटिवेशन। देखो, मोटिवेशन, सिर्फ मोटिवेशन होना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब आपको किसी ने मोटिवेट कर दिया धांसू वर्ड्स बोलकर, एकदम बढ़िया सी बातें कर कर, किसी टॉपर का इंटरव्यू सुन लिया, किसी मोटिवेशनल स्पीकर का आपने बढ़िया शायरी सुन ली, या जो भी आपने उसके बहुत धांसू वर्ड सुन लिए, हो जाओगे मोटिवेट। लेकिन गाइज, उसको सस्टेन करना जरूरी है। सिर्फ मोटिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गए, तुरंत प्लानर बना दिया, 8 घंटा पढ़ाई करेंगे, 10 घंटा पढ़ेंगे, ठीक है, 4 दिन पढ़ भी लिया, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करोगे, 4 दिन पढ़ भी लोगे, लेकिन गाइज वापिस आपका मोटिवेशन डाउन होता जाएगा। फिर से आपको उसी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, किसी बाहरी मोटिवेशन की, ठीक है, बाहरी मोटिवेशन की। बाहर से कोई तो आपको मोटिवेट करेगा, तब आप फिर से स्पार्क आप में जगेगा और आप फिर से मोटिवेट होगे। अदरवाइज किसी ने अगर मोटिवेट नहीं किया तो इतना डिमोटिवेट हो जाओगे, गिव अप करने की सोचोगे। सो गाइज, सिर्फ मोटिवेशन होना जरूरी नहीं है, उस मोटिवेशन को टिकाना जरूरी है। सस्टेन्ड मोटिवेशन थ्रू आउट जर्नी। लंबा सफर है दोस्तों, है ना, सफर लंबा है, तो थ्रू आउट द जर्नी आपका मोटिवेशन बने रहना जरूरी है, ठीक है। ये ऊपर नीचे ना जाते हुए अगर ये स्टेबल रहे, है ना, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपैक्टफुल रहेगा गाइज। तो बहुत ऊपर नहीं भी गया तो चलेगा, लेकिन डाउन भी नहीं होना। एक सस्टेन मोटिवेशन आपको ये रेस जितवा सकता है, ठीक है। स्लोली बट स्टेडी विंस द रेस। तो गाइज याद रखना, आपको अपना मोटिवेशन, और उसके लिए सर फिर कैसे करें। अब थोड़ा बाहर से मोटिवेशन लेते, अच्छा लगता है, पीक पे जाता है, वापस नीचे आ जाते हैं। यार, आप बाहर से मोटिवेशन ले रहे हो ना, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ये मोटिवेशन आपके अंदर से आना चाहिए। अगर आपने टारगेट बनाया एग्जाम को क्रैक करने का, आप अपने आप को एक 5 साल बाद यहाँ देखने चाहते हो जो आपने ऑलरेडी ठान रखा है, ठीक है, एक आपका ड्रीम है, एक सपना है, तो गाइज ये बस ये सोचो, अपने सपने के बारे में सोचो, अपने ड्रीम के बारे में सोच लो। मोटिवेशन आते रहेगा, बाहर के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये मोटिवेशन टिका भी रहेगा, ठीक है। तो यस, मोटिवेशन के लिए आप किसी पे पहली बात तो डिपेंड रहो मत, ये अंदर से आना चाहिए, खुद के अंदर से आना चाहिए, और वो सस्टेन रहना चाहिए, तब वो इंपैक्टफुल है। 2 दिन का मोटिवेशन आपको कैट जैसी एग्जाम में सक्सेस नहीं दे सकता गाइस, ठीक है, इनफैक्ट लाइफ में भी नहीं कभी। अच्छा सर, मोटिवेशन को कैसे टिका, तो पेशेंस रखना होगा, है ना। अभी जैसे मैंने कहा कि सस्टेन मोटिवेशन, मैंने कहा सफर लंबा है, मोटिवेशन में ऊपर नीचे ये चीज़ें आपको काम नहीं आएगी, तो आपको पेशेंस रखना होगा, अपनी पेशेंस लेवल बढ़ानी होगी। आपको ये बात अपने माइंड से सेट कर देनी होगी, बता देनी होगी अपने आप को कि यार ये सफ़र लंबा है, मुझे अपने आप को बहुत पेशेंस के साथ आगे लेकर जाना है ना। मुझे कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, छोटी छोटी बातों पे कोई डिमोरलाइज नहीं होना है। बड़ी अगर कुछ सक्सेस होता है तो उसको ज़्यादा सिर पे भी चढ़ाना नहीं है ना। कोई टेस्ट में टॉप कर लिया, कोई मॉक में टॉप कर लिया ना, सही है, आपके प्रिपरेशन का पार्ट है, अच्छा कर रहे हो, अपनी पीठ थपथपाओ, इससे जो अच्छा आपने सीखा वो स्ट्रैटेजी लो। अगर कुछ बुरा हुआ तो उससे भी एक सीख लो कि क्या गलती हुई, ठीक है। तो पेशेंस लेवल को मेंटेन रखना गाइस। अगर पेशेंस आपका मेंटेन है, ये आपको सिर्फ जर्नी में नहीं, एग्जाम में भी बहुत काम आएगा, आपके पैनिक लेवल को हैंडल करने के लिए। सो पेशेंस, और पेशेंस रहा तो ऑटोमेटिक आपका मोटिवेशन सस्टेन रहेगा गाइज। नेक्स्ट हम चलते हैं डिटर्मिनेशन। देखो, हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। मोटिवेशन कहाँ से आना चाहिए, फिर से देखो, मोटिवेशन कहाँ से आना चाहिए, अंदर से, बट उसको सस्टेन टिकाना कैसा है, आपकी पेशेंस लेवल। अपने आप को बोल देना होगा कि सफर लंबा है, मुझे लड़े रहना है, खड़े रहना है, डटे रहना है, ठीक है। और वो डटे रहने वाला जो एटीट्यूड है गाइज, वो कहाँ से आएगा, डिटर्मिनेशन, आपकी जिद से। जिद होना जरूरी है अंदर, बिना जिद के कुछ नहीं हो सकता। अगर जिद है तो आप अपने आप को समझाओगे, आपके माइंड को बताओगे कि मुझे वेट करना है, मुझे डटे रहना है, और मैं करते रहूंगा सस्टेन्ड मोटिवेशन के साथ। तो गाइस, डिटर्मिनेशन, जिद होना जरूरी है, और वो जिद तब होगी जब आपका सपना बड़ा हो। तो बड़ा सपना देखो, उसके बारे में सोचो, तो आप हमेशा अपने टारगेट की तरफ बढ़ते रहोगे। अच्छा, ये बातें तो हुई क्वालिटीज की जो आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा, खुद को लाना पड़ेगा। खुद के सपनों के बारे में, ड्रीम के बारे में, आपके पेरेंट्स के सपनों के बारे में, जो लाइफ आप अपने आप के लिए देखते हो, अपने पेरेंट्स के लिए देखते हो, उनके स्ट्रगल को आपने देखा है, उनको वहाँ से बाहर निकालना है ना, उनको भी एक अच्छी लाइफ देनी है। तो वो चीज़ों से आप में जिद आएगी, वो जिद आपको पेशेंस सिखाएगी, और वो पेशेंस आपको थ्रू आउट द जर्नी मोटिवेट कराएगी। तो ये तो हुई अंदर की क्वालिटीज गाइस। नाउ
क्लैरिटी इन अंडरस्टैंडिंग, वो जिस पर आपको खुद को थोड़ी अब मेहनत करनी बाहर से। क्लैरिटी इन अंडरस्टैंडिंग गाइस, देखो कैट एग्जाम में सर क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, अच्छा मतलब आप बोलना चाहते हो कि जैसे वीआरसी सेक्शन में हम आरसीज पढ़ते हैं, तो आरसीज जितना अच्छा अंडरस्टैंडिंग है ना, जितना अच्छा समझेगा, जितनी अच्छी क्लैरिटी आएगी उसको पढ़ने के बाद, उतना अच्छा हम आंसर दे पाएंगे। गाइज क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग सिर्फ वीआरसी में नहीं, आपको ईच एंड एवरी सेक्शन में हेल्प करेगा। मुझे बताओ आरसी में डेफिनेटली आपको पूरा आरसी पढ़ने के बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप उसको सही ढंग से टैकल कर सकते हो उसके क्वेश्चंस को। क्या यही चीज़ आपको एलआर में काम नहीं आएगी? यार एलआर में तो ज्यादा काम आएगी, वहां तो हर चीजें उलझी हुई रहती है, आपको सुलझाना होता है। ठीक है, अगेन गाइज क्या यही चीज आपको कॉन्ट में काम नहीं आएगी? जब वर्ड बेस्ड क्वेश्चन है गाइज, वर्ड बेस्ड क्वेश्चन आप देखते हो अरिथमेटिक में, ये वहां पर क्या डेटा दिया है उसकी अंडरस्टैंडिंग, वो क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आगे कौन सा अप्रोच अप्लाई करना है ये समझने के लिए। तो क्लैरिटी इन अंडरस्टैंडिंग गाइज कैसे आएगी? सबसे पहले तो अगर हम एलआर की बात करें, हम आरसीज की बात करें, तो रीडिंग, यार रीडिंग बढ़ाओ अपने लाइफ में, है ना। ये चीज़ें तो भी आपके इनटेंजिबल क्वालिटीज़ है जो आपके अंदर लानी है, ये दिखेगी नहीं बट लानी है, बट ये तो टेंजिबल है यार, ये तो आपको करना पड़ेगा। आपको ये कैसे इंप्लीमेंट होगा? रीडिंग बढ़ाओ। जब आप बुक्स पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, पढ़ने इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, समझ कर पढ़ना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आप समझने के लिए अपने ब्रेन को क्या करते हो? ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो ना, आपको उसको बहुत यूटिलाइज करते हो, उससे आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप होती है, थॉट प्रोसेस क्लियर होती है, और वो क्लैरिटी फिर आपको अच्छे अच्छे बड़े बड़े आरसीज में, बड़े बड़े एलआरडीआई के कॉम्प्लिकेटेड केस में या फिर वर्ड बेस्ड क्वेश्चन में हेल्प करेगी। तो यस दोस्तों, आप देखो अगर अचानक से आप 4-5 दिन बिल्कुल रीड मत करो, कुछ भी रीड मत करो, छठे दिन अचानक से एक बड़ा सा आरसी ले लो, आप लिटरली बोलोगे अब क्या आ गया सामने। और वही अगर आप कंटिन्यूटी में रहोगे, रोज रीडिंग में रहोगे, रोज रीडिंग में रहोगे, तो आप कभी एक बड़ी आरसी भी देख ली, कोई कॉम्प्लिकेटेड केस भी देख लिया एलआरडीआई का, तो आप उसको टैकल कर पाओगे, क्योंकि उतनी क्लैरिटी, उतनी हैबिट आप में आ चुकी होगी, उतना ब्रेन आपका डेवलप हो चुका होगा। तो गाइज रीडिंग हैबिट बढ़ाओ। रीडिंग हैबिट सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, समझ कर पढ़ना है। इस तरह से पढ़ो कि समझ कर पढ़ना है। सो उससे अंडरस्टैंडिंग इन क्लैरिटी बराबर, अंडरस्टैंडिंग आपका जो फेज है, क्वालिटी है, वो डेवलप होगा, और आपको वो एलआरडीआई, कॉन्ट, वीआरसी हर चीज में हेल्प करेगी। तो यस दोस्तों, क्योंकि देखो लॉजिक सबके पास है, गॉड गिफ्टेड है, जितना आपके पास है उतना मेरा पास है, ठीक है, उतना सबके पास है। बस किसी किसी का सो गया, जंग लग गया, किसी किसी का एकदम तरोताज़ा है। तो वो क्यों? क्योंकि वो हैबिट में है, वो अपने ब्रेन को हमेशा एक्टिव रखते हैं, ठीक है। उन्होंने अननेसेसरी, अनवांटेड, नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों में अपने ब्रेन को पूरी तरह मार नहीं दिया है। तो यस गाइस, थोड़ा प्रोडक्टिव यूटिलाइज करो ब्रेन का, रीडिंग बढ़ाओ, वो क्लैरिटी आपको डेफिनेटली काम आएगी आपके सारे कैट सेक्शंस में क्वेश्चंस को समझने में। अच्छा, अब गाइज क्लैरिटी तो आ गई, हमने सर अब आरसीज पढ़ा, हमने एलआरडीआई का केस पढ़ा, और डीआई के केस में हमें समझ भी गया क्या डेटा है, हमने कॉन्ट के क्वेश्चन पढ़े, कॉन्ट के क्वेश्चन से हमें समझ भी गया क्या डेटा है। बट डेटा से क्या करोगे? डेटा के साथ आपको कुछ तो अप्रोचेस यूज करने पड़ेंगे ना, कुछ तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और वो होगा गाइज गुड न्यूमेरिकल स्किल्स। अभी इसके लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, और इसकी एक ही यार ये चीज़ तो हम पहले से बोलते आ रहे कि अगर आपको अपने न्यूमेरिकल स्किल को डेवलप करना है, एनालिटिकल स्किल को डेवलप करना है, इनफैक्ट सेम गोज विद लॉजिकल स्किल। मैंने बोला ना लॉजिकल स्किल तो सबको सेम दी, गॉड गिफ्टेड है, बस कौन कितना यूज करता है उस पर डिपेंड है। न्यूमेरिकल स्किल्स को अगर डेवलप करना है गाइस, तो उतनी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। यस, अगर आप मैथ्स छूट गया है सर, हम देखो एक ही चीज़ है, जो नॉन मैथ्स के मैथमेटिकल बैकग्राउंड से उनका एक ही पंगा है कि उनका मैथ्स वीक नहीं है, बस उनका टच नहीं है। तो टच लाने के लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी एज कम्पेयर विद दो स्टूडेंट जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड से है, ठीक है। तो गाइज यस, आपको यहाँ पर प्रैक्टिस, एक तो जो हम बेसिक चीज़ें बताते हैं मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट है ना, कुछ जैसे टेबल्स हो गए, है ना, कुछ मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स हो गए, देन कुछ परसेंटेज और रेशो का ज्ञान, नॉलेज हो गया, ये सारी बातें पहले तो बेस है, ये आना ज़रूरी है। अगर ये आ गया तो उसके बाद हर चीज़ों की, हर कॉन्सेप्ट की, हर टॉपिक की प्रैक्टिस करो जो हम आपको सिखाते आ रहे हैं, ठीक है। वही चीज़ें खुद करो, अलग अलग क्वेश्चंस लो डीपीपी के थ्रू, अदर बुक्स के थ्रू, और अपने इस टाइम को यूटिलाइज करो गाइस, ठीक है। प्रैक्टिस से डेफिनेटली जो सोई हुई न्यूमेरिकल है, जिसको बिल्कुल टच नहीं था इतने 2-3-4 सालों से, वो पूरी तरह एकदम स्पार्क जग जाएगी, और वो आपको हेल्प करेगी गाइज थ्रू आउट योर प्रिपरेशन एंड इन एग्जाम। तो यस गाइज, अगर आपको कैट जैसी एग्जाम क्रैक करनी है, या कोई ओमेट क्रैक करनी है, या लाइफ में किसी भी फेज पे सक्सेस पाना है, तो इन चीज़ों का, पहले तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट द लाइफ,
पहली चीज, 3 चीजें तो थ्रू आउट द लाइफ इंपॉर्टेंट है, बाकी की 2 चीजें आपको हेल्प करेगी कैट में स्पेसिफिकली। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं सिर्फ कैट के बारे में बात करूं तो 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार अगर मैं समराइज कर दूं अपने सेशन को, तो गाइज सस्टेन्ड मोटिवेशन, देखो मैंने सिर्फ मोटिवेशन नहीं बोला, सस्टेन्ड। और वो मोटिवेशन भी बाहर से अगर आप डिपेंड रहोगे तो नहीं आएगा, वो आएगा बहुत पीक पे जाएगा लेकिन उतना ही नीचे आएगा। ठीक है, तो गाइज इसलिए सस्टेन मोटिवेशन, थोड़ा रहा तो चलेगा, इतना पीक पे जैसे मैंने कहा नहीं भी रहा तो चलेगा, है ना, इतना ऊपर जाके अगर इतना नीचे आ रहा है उससे तो बेटर है कि भाई सस्टेन रहे, कम मतलब छोटा सा रहे लगे तो, बट सस्टेन रहे थ्रू आउट द जर्नी। ठीक है, वो आपको हेल्प करेगा। तो सस्टेन मोटिवेशन कहाँ से आएगा? अंदर से। अंदर से अपने ड्रीम को ध्यान में रखते हुए, अपने सपनों को ध्यान में रखते हुए, अपने स्ट्रगल को ध्यान में रखते हुए, अपने पेरेंट्स के सपनों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, सेकंड अगेन आपको पेशेंस। मोटिवेशन तब बरकरार रहेगा ना, सस्टेन रहेगा ना, जब आपके अंदर पेशेंस आ जाए। पेशेंस कैसे आएगा? डिटर्मिनेशन से, जिद से। ठीक है, एंड गाइस ये तो हुई 3 क्वालिटी जो आपको थ्रू आउट द लाइफ काम आएगी। प्लस अगर मैं कैट की बात करूं तो अंडरस्टैंडिंग, इन जो क्लैरिटी है ना अंडरस्टैंडिंग की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भले ही वो कोई आरसी रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग हो, किसी डीआईएलआर के केस रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग हो, या फिर किसी क्वांट के वर्ड बेस्ड क्वेश्चन, या किसी क्वांट के सिंपल एक अलजेब्रा की भी क्वेश्चन देख लो, उसने क्या डेटा दिया है, क्या निकालने बोला है, वो आपको समझना जरूरी है। तो उसके लिए आपको रीडिंग बढ़ानी होगी। रीडिंग बढ़ाओ तो आपकी अंडरस्टैंडिंग की क्लैरिटी बढ़ेगी, और एक बार क्लियरिटी आ गई, आपको समझ गया करना क्या है, तो क्या करना है वो एक्चुअल एग्जीक्यूट करने के लिए आपको अपनी न्यूमेरिकल स्किल बढ़ानी होगी, क्योंकि कैट जैसे एग्जाम में न्यूमेरिकल प्लेज वेरी क्रूशल रोल, है ना। डीआई में और क्वांट मिलाकर लगभग 50% तो क्या डोमिनेटिंग पार्ट न्यूमेरिकल्स का है। ठीक है, और इसलिए बोला जाता है कि भाई जिसका मैथ्स अच्छा वही कैट क्रैक कर रहा है। ठीक है, तो मैथ्स अच्छा नहीं है तो बनाओ, अच्छा करो, और वो होगा प्रैक्टिस से। So that's all guys, these are all about the best qualities you should have for cracking any exam, not only CAT, any exam. तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।